हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को कई नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या कहे लीनियर इनइक्वालिटीज, या कहे इट इज अ पार्ट ऑफ अ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीनों में से आप कोई भी बात कहेंगे, तीनों का मतलब एक ही होगा। सबसे पहले अगर इस टॉपिक को समझना है, माने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि सबसे ज्यादा फेमस नाम है इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसके बेसिक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस टॉपिक को एज अ कहते हैं ना स्टेप याद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसे आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आपको हर फील्ड में, चाहे एमबीए चले जाइए, चाहे आप सीए की फील्ड में चले जाइए, चाहे आप सीएमए की फील्ड में चले जाइए, चाहे आप बीकॉम में चले जाइए, चाहे आप ऑनर्स में चले जाइए, माने जहां भी ग्रेजुएशन लेवल की बात होगी वहां पे ये टॉपिक आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैंने आपसे कहा अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले आपको इनइक्वालिटीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसका जो मतलब कहते हैं ना फादर जो है, ये कहां से जनरेट हुआ है? ये जनरेट हुआ है दोस्तों इनइक्वालिटीज से। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज को अगर आप समझेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं दोस्तों इनइक्वालिटीज के बारे में। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है उसे आप क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी कहेंगे। मतलब मैं एक ही सिक्के के दो पहलू की बात कर रहा हूं। अगर कोई दो चीजें जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होंगी तो आप उसे बोलेंगे परफेक्ट इक्वालिटी, लेकिन अगर वो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है तो आप उसे क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। माने ये इक्वालिटी का क्या है? एंटोनियम है, ठीक है ना। सिनोनियम और एंटोनियम होता है ना, बिल्कुल सेम वे में, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी का मतलब कोई भी चीज जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है। जैसे पहले तो परफेक्ट इक्वालिटी को समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 2² तो आप क्या बोलेंगे? तुरंत बोलेंगे इक्वल्स टू 4। माने ये एक परफेक्ट इक्वालिटी बन गई, ये एक परफेक्ट इक्वालिटी बन गई भाई। 2² इक्वल्स टू 4 क्यों कहा? माने 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। माने ये परफेक्ट इक्वालिटी है, इतना सा भी इधर उधर नहीं है, इतना सा भी इधर उधर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं 10 और 5 तो क्या इसके बीच में आप इक्वालिटी का साइन लगा पाएंगे? नहीं, आप इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं लगा सकते। आप इसमें कहेंगे 10 इज ग्रेटर देन 5। 10 इज ग्रेटर देन 5 माने यहां पे 10 आप कहना चाहते हैं जो 10 है वो 5 से बड़ा है। माने आपने यहां पे परफेक्ट इक्वालिटी का यूज नहीं किया दोस्तों। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनइक्वालिटी। तो दैट इज नोन एज इनइक्वालिटी। ये क्या कहलाएगी दोस्तों? इनइक्वालिटी कहलाएगी। देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। इक्वालिटी का मतलब जहां पे परफेक्ट इक्वालिटी हो। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं आप। अगर मैं कहूंगा 2 into 3 और +5 तो आप क्या कहोगे? इक्वल्स टू 11। इक्वल्स टू 11 तो ये एक परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर मैं कहूंगा x + y इक्वल्स टू 3 तो ये भी एक परफेक्ट इक्वालिटी है। भाई होंगे कोई x और y दो नंबर, होंगे कोई x और y दो नंबर, ठीक है ना। अगर मैं कहूं आपसे इसको, चलिए मैं आपसे कहूं 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6। ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, या मैंने ये इक्वालिटी रिप्रेजेंट करी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे ये दोनों चीजें परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है। तो आप यहां पे वर्ड यूज करते हैं इक्वेशन, कि इट इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं है। यहां पे एक वेरिएबल x है, x की वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। अब अगर मैं पूछूं बताओ x की कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो पाए,
तो आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। भाई 5 इंटू 6 30 प्लस 3 33 अपॉन 2, माने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 अपॉन 2, माने ये आ जाएगा 16.5। माने अगर x की वैल्यू आप 16.5 लगाएंगे तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई कर जाएगी। अब अगर आप x की वैल्यू 16.5 लगाएंगे तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई कर जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो देखिए एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला इक्वलिटी, जिसमें कोई भी दो चीजें अगर परफेक्ट इक्वलिटी के फॉर्म में है तो उसे वहां पे आप क्या कहेंगे, इक्वलिटी बोलेंगे या बोलेंगे इक्वेशन। इनइक्वालिटी, कोई भी दो चीजें जो परफेक्ट इक्वलिटी की फॉर्म में ना हो। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई सी भी दो चीजें जो परफेक्ट इक्वलिटी की फॉर्म में नहीं होंगी आप उसे बोलेंगे इनइक्वालिटी। जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू 2, क्या ये एक परफेक्ट इक्वालिटी है? वो क्या एक इनइक्वालिटी है? नहीं। आप कहोगे सर ये एक परफेक्ट इक्वालिटी है। लेकिन अगर मैं कहूं x इज ग्रेटर देन 2, यस इट इज इनइक्वालिटी। अगर मैं कहूं x इज लेस देन 2, यस इट इज इनइक्वालिटी। अगर मैं कहूं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस इट इज एन इक्वालिटी। ठीक है ना? अगर मैं कहूं x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यस इट इज ऑल्सो एन इनइक्वालिटी। अगर मैं कहूं x इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये भी क्या है, यस इट इज ऑल्सो एन इनइक्वालिटी। माने कोई भी चीज जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है उसे आप बोलेंगे इनइक्वालिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? अब ये हो सकता हो एक पर्टिकुलर प्रूविंग का कर रहा हो, और जैसे यहां पे क्या हुआ, ये दोनों नंबर्स क्या थे, कांस्टेंट के फॉर्म में थे। हो सकता हो ये इनइक्वालिटी वेरिएबल के साथ में हो सकता हो ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट की फॉर्म में हो सकता है ये इनइक्वालिटी वेरिएबल के साथ में हो। तो हमें कांस्टेंट में तो समझ में आ ही जाएगा, हम किसको कहां बड़ा है कौन छोटा है ये तो हम आराम से जज कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल की कंडीशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें बस यही तो सीखना है, हम बेसिकली यही सीखने आए हैं दोस्तों। तो कुल मिला के इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में। कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड में से कोई भी एक सिंबल यूज हो गया तो समझ लीजिए मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है। तो कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप माने प्लस माइनस इंटू डिवाइड का रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगा उसे तो आप कहेंगे इक्वेशन, और जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं होगा उसे आप कहेंगे इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? तो सबसे पहले इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह यहां लिख लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना? इनइक्वालिटी, तो यहां डेफिनेशन लिखते हैं, अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप between variables and constant which is not in form of perfect equality is known as inequality, is known as inequality। बात समझ में आ गई? इनइक्वालिटी का सेंस तो समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी क्या होगी। इनइक्वालिटी में हमेशा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू ये सिंबल आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब दोस्तों इनइक्वालिटी के संबंध में दो सबसे जरूरी बातें, अगर ये दो बातें आप सीख गए तो इनइक्वालिटी ग्राउंड लेवल पे क्या और हाईएस्ट पीक पे क्या, आप हर टाइप की इनइक्वालिटी को आराम से डील कर पाओगे। दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये दो बातें आप समझ गए, और मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए,
दो बातें अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए पूरी की पूरी एलपीपी आपके टिप्स पे रहेगी। एलपीपी क्या, सिंप्लेक्स मेथड क्या, कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या, कोई भी टाइप की लीनियर इक्वालिटी हो, कोई भी, सिर्फ दो बातें ध्यान रखिएगा। सर आप इतनी देर से बता रहे हैं कि वो दो बातें वो दो बातें है क्या, बहुत ध्यान सुनिए। अगर मैं किसी इनइक्वालिटी के बारे में बात करूं, चाहे वो लीनियर हो या ना हो, कोई भी इनइक्वालिटी, कैसी भी इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी के अगर बारे में बात करूं तो उसको सॉल्व करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, दो कंडीशन है। उसको सॉल्व करने की दो कंडीशन है। पहला, किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इनइक्वालिटी डायरेक्टली सॉल्व हो सके। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। अगर आपको किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। अब सर ये आपने क्या बोला, थोड़ा सा समझाएं तो बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि वोट डालने के लिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक सिंपल सी बात है आपसे कर रहा हूं जो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगी। वोट डालने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भारतीय संविधान के हिसाब से? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वोट डालने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे अ वोटर शुड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 ईयर्स। माने एक वोटर की जो एज है, अ वोटर्स एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ईयर्स, तब हम बात कर पाएंगे। मतलब अगर मैं कहूं क्या एक बच्चा जो 10 साल का है वोट डाल सकता है? अब आप कहोगे सर आपने स्टेटमेंट क्या बोली थी? मैंने कहा था कि द वोटर्स एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ईयर्स। तो सबसे पहले आप 18 के बारे में सोचेंगे। अब आपने कही थी ग्रेटर देन माने 18 या 18 से बड़ा पॉसिबल है। मैंने आपसे कही थी क्या 10 साल का बच्चा वोट डाल सकता है? आप कहोगे नहीं। माने सबसे पहले आप इसकी इक्वालिटी में एंटर करें और उसके बाद आपने ये देखा कि आपको ग्रेटर जाना है कि लेसर जाना है। बात समझ में आई? माने ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है? अब देखिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल पे अलग अलग बातें होती है, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज पे अलग अलग बातें होती हैं। जैसे अगर एक जनरल डिस्कशन करूं तो आज के जमाने में किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। माने योर पासिंग मार्क्स should be greater than or equals to 40% of total marks। 40% of total marks। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताइए क्या 23 नंबर वाला जिसके मार्क्स 23 आए होंगे, क्या वो बच्चा पास हो गया होगा? तो सबसे पहली बात, ये 23 मार्क्स कितने में से की बात हो रही है? टोटल मार्क्स भी तो पता होना चाहिए सर। मतलब भाई टोटल मार्क्स जरूर हो ना 100 नंबर का ही पेपर हो। कई जगह 80 नंबर का पेपर होता है, कई जगह 40 नंबर का पेपर होता है, कई जगह 50 नंबर का पेपर होता है। हो सकता है 25 में से 23 आए हो। तो सबसे पहले आप इक्वालिटी पे जाना चाहते हैं। 40% किसका? टोटल मार्क्स का। अगर टोटल मार्क्स मान लीजिए 23 मार्क्स आए हैं तो आप सबसे पहले मान लो अगर ये पेपर होता 60 नंबर का तो 60 का 40% कितना हुआ? 24 मार्क्स वाला बच्चा क्या होता? अगर इक्वल हो जाते, अगर टोटल मार्क्स मान लीजिए 60 होते, टोटल मार्क्स 60 होते तो 60 मार्क्स का 40% कितना हुआ? 24 मार्क्स। और मैं कह रहा हूं बच्चे के मार्क्स है 23, क्या वो पास होगा फेल होगा? तो आप कह रहे थे 24 या उससे ज्यादा पे पास होगा, उससे कम पे फेल होगा। यही तो इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले आपने इक्वालिटी में एंटर किया। माने किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है
तो सबसे पहले इक्वलिटी में एंटर करना पड़ेगा। और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आपको हर जगह प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जब तक आप इक्वलिटी में एंटर नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाओगे, चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो। सबसे पहले आपको इक्वलिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। पहली बात समझ में आ गई। माने किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की दो कंडीशन। पहला, जब भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, चाहे वो कैसी भी इनइक्वालिटी हो, अगर किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी। बात समझ में आ गई? तो यहां लिख लेते हैं, टू सॉल्व any inequality we should always remember two conditions. We should always remember two conditions. पहला, if you want to solve any inequality, then you have to first enter in it in form of equality. ठीक है ना? माने सबसे पहले आपको इक्वलिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। ये रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, बहुत ध्यान समझिएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कभी भी किसी इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। कभी भी किसी इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था, a voter's age must be greater than equals to 18। अब 18 या 18 से बड़ा साल का जो भी वोटर होगा, जो भी पर्सन होगा, वो वोटर बन सकता है। मैं पूछूं 19 साल का लड़का क्या वोटर बन सकता है? आप कहेंगे यस। 20 इयर्स का यस, 20.5 इयर्स का यस, 23 इयर्स का यस, 24 इयर्स का यस। अब देखिए आप, कितनी सारी पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है, कितने सारे आपको आंसर मिल रहे हैं। कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी का सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। यह बात अलग है कि आपकी कंडीशन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। माने वो क्वेश्चन के बिहाफ पे बात करेंगे ना। जैसे मैं कहूं एक सबसे अच्छा वोटर कौन सा होगा, आप कहेंगे सर 18 to 24 या 25 इयर्स के वोटर सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो यूथ होते हैं, वो दुनिया को समझ रहे होते हैं। हालांकि 30 साल का वोटर एक्सपीरियंस ज्यादा रखता होगा, 50 साल का वोटर और ज्यादा एक्सपीरियंस रखता होगा, 60 साल का वोटर और, तो वो आपके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज होगी ना। माने किसी भी इनइक्वालिटी का कभी भी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? यही हमें सीखना है, बस हमें यही तो सीखना है। तो दूसरी कंडीशन के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। दूसरी, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकलकर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये दूसरी कंडीशन भी लिख लेते हैं कि एवरी इनइक्वालिटी हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, but according to your question,
we have to select the best one. अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों, इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं है, क्या कहीं से कहीं तक आप चले जाइए, ठीक है ना। तो ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए। इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया भाई, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में जो एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है, उसे आप बोलेंगे इनइक्वालिटी। जब भी कभी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाएंगे, चाहे वो कैसी भी इनइक्वालिटी हो, दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में या आपकी कंडीशन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर इतना समझ में आ गया तो ये यकीन मानिए दोस्तों कि अब इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा। इसका बेस बस इतना सा था। ये बात समझ में आ गई तो अब हर टाइप की इनइक्वालिटी को आप तरीके से आसानी से समझ पाएंगे। अब अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं दोस्तों, तो इनइक्वालिटी कई तरीकों के रेस्पेक्ट में हो सकती है। इनइक्वालिटी कई रेस्पेक्ट में हो सकती है। पहला जिसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, जिसे क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। और दूसरा जो हो गई नॉन लीनियर इनइक्वालिटी, बस, ठीक है ना। दूसरा नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटी माने एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसे अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक ग्राफ प्लॉट करा, ये, ठीक है ना। अब ये एक लाइन प्लॉट करी, कैसे भी लाइन, ये लाइन प्लॉट करी, तो अगर आप इस लाइन पे चल रहे हैं तो इक्वालिटी। और लाइन के इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा? इनइक्वालिटी। तो ये कहलाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। ये क्या कहलाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी। अगर आप लाइन के ऊपर चल रहे हैं, जैसे रोड पे चलते हैं, तो कोई पूछता कहां हो भाई, मैं इधर रोड पे खड़ा हूं, और रोड की सर्विस लेन पे खड़े हो तो बात अलग है। तो सर्विस लेन माने ये क्या एरिया है? लेस देन वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ये एरिया कौन सा है? लेस देन इक्वल्स टू का। बात समझ में आ गया? अभी मैं डिस्कशन करूंगा। फिलहाल एक तो हो गया लीनियर इक्वालिटी, या ये कहें किसी भी वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी होगी? एटमोस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। माने एनी वेरिएबल एटमोस्ट पावर ऑफ any variable should be 1। किसी भी वेरिएबल की एटमोस्ट पावर माने सबसे मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम पावर कितनी होगी? ये हो गई मैथमेटिकल वे में बात, ये मैंने आपको बता दिया सिंपल वे में बात, और ये बता दिया ग्राफिकल। तीनों आपको मैं समझाऊंगा आसानी से, बहुत तसल्ली समझ में आएंगे। लीनियर इक्वालिटी का मतलब किसी भी वेरिएबल की डिग्री या पावर 1 होनी चाहिए, ज्यादा, इससे ज्यादा पावर नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा पावर है तो वो एक नॉन लीनियर इनइक्वालिटी है। माने अगर आप उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको हमेशा एक कर्व मिलेगा। कर्व का मतलब जिसका कोई पाथ फिक्स नहीं है, कहीं भी जा सकता है। लाइन का पाथ हमेशा फिक्स होता है, कहां से आएगी, जैसे जिस डायरेक्शन में आ रही होगी हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। ये अपने पास से कभी डेविएट नहीं होती। लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि लाइन हमेशा एक फिक्स पाथ पे चलती है, तो ये अपने पास से कभी डेविएट नहीं होती है। तो इसे बोल सकते हो आप सिंपल इनइक्वालिटी। जब आप एक नॉन लीनियर इनइक्वालिटी पे आएंगे, तो जैसे इसका ग्राफ अगर बनाओ, तो इसमें जो कर्व बनेगा वो आड़ा तेरा तिरछा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी चला जा सकता है, कहीं भी। यहां से जाते जाते कोई जरूरी नहीं है ऐसे करके नीचे डाउनफॉल आ जाए। तो ये क्या है? एक नॉन लीनियर इक्वालिटी है। ये क्या है? एक नॉन लीनियर इक्वालिटी। हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वालिटी के बारे में। नॉन लीनियर इक्वालिटी हमें नहीं डिस्कस करना, हमें सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन करना है, हमें नॉन लीनियर के बारे में डिस्कशन नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर किसी भी भाई मैथमेटिकल वे में बात करूं तो अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री माने एटमोस्ट डिग्री 1 से ज्यादा हो गई, माने एटमोस्ट अगर 1 है
तो वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी, और अगर 1 से ज्यादा है तो वो एक नॉन लीनियर इनइक्वालिटी है। बात समझ में आ गई? माने अगर आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो हमेशा एक कर्व बनेगा, अगर लीनियर इक्वालिटी को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लास 9th में सीखा था। आप कहोगे सर क्लास 9th ये कब से याद होगा सर, ये तो हमें याद ही नहीं है, क्लास 9th कहीं से कहीं तक आप कैसी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, सब कुछ याद दिलाऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठिए। पहले नॉन लीनियर इक्वालिटी के बारे में लिख ले कि एट मोस्ट डिग्री ऑफ या एट लीस्ट डिग्री is 1, माने at least degree is 2 या more than 1 is more than 1, माने किसी भी वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए कम से कम, तब वो क्या बनाएगा, नॉन लीनियर इनइक्वालिटी बनेगा। हमें डिस्कशन करना है लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी क्या होती है भाई, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगी उसे हम कहेंगे इक्वालिटी, और जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं होगी, माने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसे कहेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी दो तरीकों की होती है। नहीं, इनइक्वालिटी की बात करें तो किसी भी इनइक्वालिटी को करने के, सॉल्व करने के दो कंडीशन। पहला कि कभी भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आप उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेगा। यह आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कौन सा सबसे बेस्ट है। अब अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी दो तरीकों की, पहला लीनियर इक्वालिटी और दूसरा नॉन लीनियर इक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटी का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल तो बताना ही भूल गया, जैसे लीनियर इक्वालिटी के एग्जांपल क्या हुए, जैसे मैंने कहा 2x माइनस 3/5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हुआ, देखिए यहां पे वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा, x। इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1। तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। भाई लेस देन इक्वल्स टू है, परफेक्ट इक्वालिटी तो नहीं है, अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे मैं कहूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब ये क्या है, ये एक परफेक्ट इक्वालिटी है, लेकिन अगर मैं इसे कह दूं लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इनइक्वालिटी बन गई। ये क्या बन गई, इनइक्वालिटी बन गई। या कितने वेरिएबल्स है, या दो वेरिएबल्स है, कौन कौन से, x और y। x की डिग्री कितनी, 1, y की डिग्री कितनी, 1। माने ये क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ये क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। और देख लीजिए, कोई सी भी देख लीजिए, थर्ड मैंने कहा 5x माइनस 3y/7 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, या -3 कर दिया, ठीक है ना, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कर दिया, चलिए -3। अब ये भी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। क्यों, यहां पे कितने वेरिएबल्स है, दोनों की मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इसे कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब नॉन लीनियर कौन सी होगी, जैसे मैंने कह दिया, यही पहले वाले में देखिएगा, मैंने कहा 2x² माइनस 3/5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गई, एक नॉन लीनियर इक्वालिटी। क्यों, क्योंकि x की डिग्री 1 से ज्यादा हो गई। हमें सिर्फ x की डिग्री जब 1 होगी तभी हमें डिस्कशन करना है, उसके अलावा हमें दूसरे पार्ट का डिस्कशन नहीं करना है। यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें तो लीनियर इक्वालिटी के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल, शुरुआत में वहीं से करूंगा। दूसरा लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल, और तीसरा लीनियर इक्वालिटी इन मोर देन टू वेरिएबल्स। बस इतना सा ही डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो अगर आप लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल को सही से समझ जाएंगे तो लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। बहुत आराम से, तसल्ली से समझिएगा मेरी बात को। माने आपको यहां पे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप गिवन होगी, जो कि क्या होगी, परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं होगी,
और जिसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, तसल्ली से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है सॉल्व 2x माइनस 5 अपॉन 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, बहुत सोच के समझ के जवाब दीजिएगा, अपने आप को जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करो, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है, बताओ x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। बताओ x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकते, माने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात कर रहा है। याद करिए, मैंने आपको कहा था कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो दो कंडीशन की सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखिएगा। पहला, किसी भी इनइक्वालिटी को आप डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वलिटी में एंटर करना पड़ेगा। माने आप इसे लेस देन इक्वल्स टू ना मान के सिर्फ इक्वल्स टू इमेजिन कर लीजिए। आप मान लीजिए कि यहां इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तब तो आप इसके बारे में कुछ सोच भी पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसे डायरेक्टली सॉल्व करें तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां इक्वलिटी मेंटेन है। पहले लाइन पे तो आ जाइए, फिर देखिएगा कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। बात समझ में आ गई या नहीं है। तो हम इसे इक्वलिटी मान लेते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इक्वलिटी का सिंबल है। सपोज करिए ये इक्वलिटी का सिंबल है, फर्ज करिए, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो गया 26 अपॉन 2 कर देंगे, माने x इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13। जरा सॉल्व करिए दोबारा, 7 3 जा 21, ये इक्वालिटी है, ये मत सोचिएगा लेस देन इक्वल्स टू है, ये इक्वालिटी है। तो 7 3 जा 21, माइनस 5 इधर जाएगा, प्लस का हो गया 26 अपॉन 2 करेंगे तो 13। माने x की वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू जो 13 या 13 से छोटी हो, लगा लीजिए, सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, मैं कहूंगा बिल्कुल, चेक कर लीजिए आप। x की वैल्यू जरा एक काम करिए, x की वैल्यू एक काम करिए, आप लगाइए 12, भाई 13 से छोटी कह रहा है ना, लगाइए 12, 12 2 जा 24, 24 माइनस 5 19, 19 अपॉन 7 करेंगे तो 100% 3 से छोटी वैल्यू निकल के आएगी, 100% 3 से छोटी वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ में आई या नहीं। अब इस सॉल्यूशन को मैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, या मैं एक चाहूं तो नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। भाई एक सिंगल वेरिएबल ही तो है, एक सिंगल वेरिएबल ही तो है, तो एक ही एक्सिस तो रिप्रेजेंट करूंगा, दूसरी एक्सिस क्यों रिप्रेजेंट करूंगा। एक सिंगल वेरिएबल ही तो है, एक सिंगल वेरिएबल ही तो है, तो मुझे एक लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, चाहे वो एक्स के लिए हो, चाहे वो वाई के लिए हो, चाहे वो जेड के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए हो। तो मैंने क्या करा, एक सिंगल सी लाइन ड्रॉ करी और मैंने कहा भैया ये माइनस इंफिनिटी से आ रही है और प्लस इंफिनिटी को जा रही है। एक नंबर लाइन है, बीचों बीच में कहीं जीरो है। भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, यहां बीचों बीच में कहीं जीरो है। अब मुझे जाना है 13 पे, तो मैं यहां सबसे पहले 13 प्लॉट करूंगा, ठीक है ना। यहां कहीं 13 होगा, जीरो के इस साइड में तो 13 होगा, जीरो की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, इधर क्या होंगे नेगेटिव नंबर। माने अगर मान ले 1 2 3, तो इस तरीके से 13 आया, तो यहां क्या आएगा -1 -2 -3, और ये क्या हो गया माइनस का इनफाइनाइट हो गया। अब आपको दिखाना है एक नंबर लाइन पे भाई कौन कौन से सॉल्यूशन है। अच्छा 13 से छोटा आप कहेंगे 12, क्यों भाई 12.5 नहीं होगा, होगा ना। 12.6 नहीं होगा, होगा ना। 12.7 होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा मैं कहूं 11.98, ये भी होगा। तो पॉइंट्स की वैल्यू भी तो कवर करनी है, तो अगर एक नंबर लाइन पे शो करेंगे तो आप सारी वैल्यू कवर कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे बताना है कि x की वैल्यू 13 या 13 से छोटी, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा 13 पे और मैं कहूंगा भैया यहां ये वाला डंडा ये। अब कोई पूछेगा हाँ भाई इससे पहले जाना है या इससे आगे जाना है, तो हमें क्या जाना है 13 से पीछे की तरफ जाना है, लेस देन इक्वल्स टू। माने हम कहेंगे, अब देखिए 13 को अगर इंक्लूड करना है तो इस सर्कल को फिल कर देंगे। माने इसका मतलब ये एक टाइप का सिग्नल हो गया कि अगर ये सर्कल फिल है तो उसका मतलब 13 को भी इंक्लूड करना है। और सर्कल फिल नहीं ओपन रखते अगर हम, तो इसका मतलब 13, तो यहां पे इक्वल्स टू का साइन नहीं आना चाहिए था।
माने अगर वैल्यू इंक्लूड करना है तो सर्कल फिल होगा, और वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आप छोड़ दीजिए, अगर आप 13 की बात करते हैं, चले 13 पे हमने एक फ्लैग लगा दिया, यहां पे एक फ्लैग लगा दिया। हाँ भाई 13 से छोटी, माने ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आती हैं, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आती हैं, हाँ या ना, ये सारी वैल्यूज के अंदर आती हैं। ये समझ में आ गया? तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन एरिया हो गया। ये इसका क्या हो गया? बाउंडेड रीजन हो गया। इसे क्या बोलेंगे? इसका बाउंडेड रीजन। क्या बोलेंगे? बाउंडेड रीजन, माने वो एरिया जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए पहली बात क्या थी कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमने इक्वालिटी में एंटर किया, सॉल्व कर लिया। दूसरी बात क्या थी कि किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए कितने सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका बाउंडेड रीजन कहलाएगा, जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अब दिमाग में कोई पूछेगा सर 13 इंक्लूड है या नहीं है? हम कहेंगे यार 13 के बराबर, यहां इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है, तो जब 13 इंक्लूड है तो यहां हमने सर्कल क्या कर दिया? फिल कर दिया। अगर यहां इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा होता तो हम 13 का सर्कल क्या रहने देते? ब्लैंक रहने देते। बात समझ में आ गई? यही लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल यही है। आपको देखिए सॉल्व करना भी आ गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आ गया। अगर आप इसे प्रेजेंट वैसे करते स्टेटमेंट के तौर पे, तो आप कहते हैं x की वैल्यू 13 या 13 से छोटी होनी चाहिए। तो कहां से कहां तक की बात करते? माइनस इंफिनिटी से लेकर 13 तक की बात करते। तो यहां लिख देते x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 13, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 13। अब माइनस की इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती, ये याद रखिएगा। चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं की जाती। तो जब कोई चीज नहीं इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, तो उसके लिए आप ये ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना? ये या फिर ये, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। भाई ये एक लैंग्वेज है। अगर आपको वैल्यू इंक्लूड करना है तो आप लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, तो आप लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। अब जैसे हाँ भाई माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, तो ओपन ब्रैकेट। हाँ भाई 13 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? करना है, तो क्या लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज जो होंगी इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। समझ में आ गई बात? बहुत सारे मतलब अभी इसके 4-5 तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। पहले आप लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कर लीजिए। 2 वेरिएबल आपके लिए इतना ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ नहीं है। और 3 वेरिएबल उससे ज्यादा इजी है। जितनी भी मेहनत होती है सारी बेस में होती है। एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बाकी सारी चीजें बच्चों वाली हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 2x माइनस 5/7 इज लेस देन इक्वल टू -8। ये क्वेश्चन है, या -8 नहीं 3, चलिए या 5 कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसे सॉल्व करना, माने x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम सोचेंगे नहीं कि ये इनइक्वालिटी है, हम ये मान के चलेंगे ये इक्वल्स टू का साइन है। अब इसे सॉल्व करिए। 7 5 से कितना हुआ? 35 प्लस 5 कितना हुआ? 40/2, माने x इज लेस देन कितना आ जाएगा? 20। x की वैल्यू 20 या 20 से छोटी होनी चाहिए। अब अगर आप एक नंबर लाइन पे शो करते तो कैसे शो करते? सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते, यहां लिखते माइनस इनफाइनाइट, यहां लिखते प्लस इनफाइनाइट, यहां लिखते बीचों बीच में 0, यहां कहीं 20 आता, 20 को इंक्लूड करना है तो यहां पे एक फ्लैग बना के इसे फिल कर दिया। अब आपने देखा कि 20 से छोटे पे जाना है, माने ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज।
ये सारी वैल्यूज क्या करेंगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं ऐसे मैथमेटिकल वे से लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता, तो ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी, कहां तक जाना है, 20 तक जाना है, 20 इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट, बात खत्म। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। तो आप ये दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया ग्राफिकल, ये हो गया आपका मैथमेटिकल नोटेशन फॉर्म। क्लियर हो गई बात। अच्छा, जैसे क्वेश्चन और चेंज करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा सॉल्व -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x + 3/7 इज लेस देन 11। ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है और कहा गया कि आप इसे सॉल्व करिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां दो इनइक्वालिटी को मिक्स कर रखा है, इसे जॉइंट इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। हालांकि हमें कोई मतलब नहीं है भाई, दो इनइक्वालिटी है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई। कैसी, पहली इनइक्वालिटी तो हो गई ये वाली, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाली हो गई पहली इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले सिर्फ इसी के बारे में सोचिए। पहली इनइक्वालिटी ये हो गई यहां तक की, सिर्फ पहली इनइक्वालिटी हो गई। इसे मैं दोबारा से पेन से व्हाइट से लिख दे रहा हूं। पहली इनइक्वालिटी ये है -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x + 3/7। इसकी बात करते हैं, सिर्फ इसी का डिस्कशन करेंगे। तो अब ये मान लेंगे ये इक्वालिटी का सिंबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 7 5 से कितना हो जाएगा, -35, +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, माने सॉरी 7 5 -35 और ये +3 इधर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, माने -38/2 कितना हो जाएगा, -19 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात ये कंफर्म हो गई। मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है भाई। 7 × -5 -35 और -3 करेंगे -38, अपॉन 2 करेंगे तो -19। ठीक है। अब दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी होगी, ये वाली होगी सर, ये वाली, ये रही, ये दूसरी इनइक्वालिटी है, ये आपकी दूसरी इनइक्वालिटी है। यहां क्या लिखा है, 11 लिखा है, लिख दे रहा हूं दोबारा से, लेस देन 11। ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को लेके चलते हैं। तो भाई डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे मान लेंगे ये इक्वालिटी का सिंबल है। 7 × 11 77, -3 करेंगे तो 74, अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74/2 37। तो x इज लेस देन 37, x इज लेस देन 37। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं दोबारा, तो x की वैल्यू -19 या 19, वो -19 से बड़ी और 37 से छोटी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल आया, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल आया। अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा, मैं चाहूं तो इसे नंबर लाइन पे शो कर सकता हूं। कैसे शो करूंगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींची, -∞ +∞, बीचों बीच में कहीं 0, ठीक है ना। -19 यहां कहीं आ गया, -19, 37 यहां कहीं 37 मान लिया। हाँ भाई, माने यहां से यहां तक की वैल्यू बाइंड करनी है, तो यहां पे भी फ्लैग लगा दिया और यहां पे भी फ्लैग लगा दिया। अभी हमने ओपन फ्लैग लगा दिया, हम बाद में देख लेंगे कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि एरिया हमारा जो बाउंड होगा, जो हमारा एरिया बाउंड होगा वो ये वाला एरिया बाउंड होगा। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज क्या करेंगी, इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ये सारी वैल्यूज क्या करेंगी, इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब हमने देखा -19 इंक्लूड है, तो हमने इसके सर्कल को फिल कर दिया, हमने कहा ये वैल्यू लेनी है भैया। और 37 इंक्लूड है नहीं, तो हमने इसके सर्कल को फिल नहीं किया। तो ये हो गई इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर मैं इसे नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -19 से बड़ी, पहले तो -19 से 37 तक की बात रख ली। -19 को इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड इंटरवल, 37 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल। ये हो गया इसकी नोटेशन फॉर्म। बात समझ में आ गई। तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना कितना इजी हो गया। सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना है। पहला कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। दूसरा,
कभी भी किसी इनइक्वालिटी का सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट है। हमने ये कह दिया ये सारे सॉल्यूशन, अब आप ढूंढ लीजिए आपकी कंडीशन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट है। बात समझ में आ गई? आइए एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है सॉल्व -2x + 5/7 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाँ भाई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मतलब क्या हुआ भाई, x की वो वैल्यू बताइए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। फिर हमारे दिमाग में घंटी बजी, क्या कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। करना है तो पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे ये इक्वालिटी है। तो जरा देखिए 7 3 जा कितना हुआ 21, 21 - 5 करेंगे 16। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है -2x इज लेस देन इक्वल टू 16। तो आप इसमें डिवाइड बाय -2 डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान देने वाली बात है। आप यहां डायरेक्ट टू माइनस डिवाइड में नहीं ला सकते। आप कहेंगे सर क्यों, आप तो कह रहे थे इक्वालिटी है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं इक्वालिटी मान के कर रहा हूं, इक्वालिटी है तो ना, सपोज टू बी इक्वालिटी, लेकिन है तो ना। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, बहुत ध्यान समझिए। मैं अगर आपसे कहूं 5 और 3, 5 -5 और 3, चलो कौन बड़ा है? -5 और 3 कौन बड़ा है? -5 और 3 कौन बड़ा है? सर 3 बड़ा है और -5 छोटा है, ऐसे तो करेंगे। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा -3। अब कौन बड़ा है? अब 5 बड़ा है। माने जैसे ही आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। जैसे और देख लीजिए, मैं कहूं 3 और 10 कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -10। कौन बड़ा है? अब -3 बड़ा है। क्यों? माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो अगर आप यहां माइनस साइन को आप डायरेक्ट ले जाओगे तो इस इनइक्वालिटी को आपको बदलना ही पड़ेगा। माने अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माने यहां पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। बात समझ में आ गई? माने आप डायरेक्ट माइनस को इधर नहीं ले जा सकते, आपको करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा ये सिंबल पलट जाएगा। अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं है? ये लीनियर इनइक्वालिटी का पहला रूल हो गया कि कभी भी आप इस माइनस साइन को इक्वल के इधर साइड, बहुत सारी इनइक्वालिटी के इधर साइड नहीं ले जा सकते। अगर इनइक्वालिटी के इक्वालिटी में तो ले जाते थे, लेकिन इनइक्वालिटी के डायरेक्टली नहीं ले जा सकते। अगर आप ले जाना है तो सबसे पहले इस सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं है? अब आप बताइए, इसके मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो नंबर लाइन ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 0, -8 का मतलब यहां कहीं लाई करेगा। हाँ भाई, -8 से बड़ा माने तो यहां पे फ्लैग लगा लिया। अब -8 से बड़ा माने ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब -8 को इंक्लूड करना है, सर्कल फिल कर दिया। अच्छा, नोटेशन फॉर्म में x बिलोंग्स टू -8 से इनफाइनाइट, -8 से इनफाइनाइट, -8 से इनफाइनाइट। -8 को इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट। इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? तो ये याद रखिएगा कि कभी भी आप इस माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? जैसे अगर मैं कहूं -x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होगा। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं कहूं x इज या -x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, तो माइनस से माइनस काट भी नहीं सकता हूं, कटेगा नहीं। आपको इस -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया मैंने आपको, सॉल्व -3 या -3 से लेस -2x + 5/7 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है, हाँ जी, सॉल्व करना है। तो ये दो इनइक्वालिटी है, पहले हमने इतना वाला पार्ट ले लिया, ठीक है ना। अब मान के चलेंगे ये इक्वालिटी है नहीं ये, ठीक है ना। तो 7 × -3 -21 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -5। तो -21 -5 कितना होगा, -26। यहां आ गया -26 लेस देन इक्वल टू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2x। अब माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। अगर ये करेंगे तो आप इसके सिंबल को बदल देंगे, माने 2x इज ग्रेटर देन 26। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13। बात समझ में आ गई, ये हो गई पहली बात। अब हम दूसरी बात करते हैं, ये यहां से लेके यहां तक। 7 × 4 = 28, -5 करेंगे 23। तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा, -23/2। देखिए माइनस साइन को ले गया तो सिंबल पलट दिया, माने कितना हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा -11.5। ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर लाइन बनाई, ये -∞, ये प्लस का इनफाइनाइट, ये बीचों बीच में 0, ठीक है। अब x की वैल्यू 13, पहले तो 13 यहां कहीं होगा और -11.5 यहां कहीं होगा। अब ये कह रहा है x की वैल्यू -11.5 से छोटी। छोटी का मतलब कौन सा एरिया हुआ भाई, -11.5 यहां फ्लैग लगाया, x की वैल्यू -11.5 से छोटी, माने छोटा माने ये वाला एरिया आएगा। और x की वैल्यू 13 से बड़ी, 13 से बड़ी माने यहां फ्लैग लगाया, 13 से बड़ी ये वाला एरिया आया। माने इसमें कोई एरिया बाउंड ही नहीं हो पा रहा, ये अलग एरिया दिखा रहा है, ये अलग रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना है तो सर्कल फिल कर दे रहे, कोई बात नहीं, ये सर्कल फिल कर दिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इस एरिया में, इस कंडीशन में एरिया क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है, दोनों एक जैसी कहीं बात ही नहीं कर पा रहे हैं, दोनों अलग अलग कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसे कहेंगे अनबाउंडेड एरिया, इसे कहेंगे अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन माने वो एरिया जिसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, माने इसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, इसका कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दो अलग अलग बातें हो रही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो दोस्तों ये थी आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये थी आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो भी करा देता हूं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 2 मॉडुलस ऑफ x + 3/7 इज लेस देन 5। ये क्वेश्चन है, आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपका। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां क्या लगा हुआ है, ये मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ है। ये मॉडुलस क्या बताना चाहता है, ये मॉडुलस एक ऐसी जेल है जिसके अंदर बड़े से बड़ा अपराधी चले जाए, जब बाहर निकलेगा तो सीधा ही निकलेगा। ये एक ऐसी जेल है जिसके अंदर बड़े से बड़ा अपराधी चले जाए, जब बाहर निकलेगा तो सीधा ही निकलेगा। मतलब इसके अंदर जो गया, हो सकता है वो अपराधी हो सकता है वो बेगुनाह हो, माने इसके अंदर जो वैल्यू गई हो सकता है वो पॉजिटिव हो और हो सकता है वो नेगेटिव हो। तो जिसके ऊपर मॉडुलस लगा है, जिसके ऊपर मॉडुलस लगा है उसको एक बार पॉजिटिव और उसको एक बार नेगेटिव मान लीजिए, उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव मान लीजिए। माने हम इसी क्वेश्चन को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे। 2x + 3/7 इज लेस देन 5, और लिखेंगे दूसरा, अब x को नेगेटिव, तो -2x + 3/7 इज लेस देन 5। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन की बात चल रही है।
तो हमने क्या करा, अब 7 5 35 माइनस 3 32 अपॉन 2, तो x इज लेस देन 16 हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहां आ जाइए, 7 5 35 माइनस 3 कितना हुआ 32, अब यहां हो रहा है माइनस 2x इज लेस देन 32, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 32, x इज ग्रेटर देन माइनस 32। अब हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच ली, ये हो गई नंबर लाइन, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया बीचों बीच में 0। अब x की वैल्यू 16, यहां आ गई 16, ये कर दिया, ठीक है ना। और माइनस 32, यहां कहीं माइनस 32 होगा, यहां पे भी फ्लैग लगा दिया। दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, तो हमने दोनों सर्कल अनफिल छोड़े। अब x की वैल्यू माइनस 16 से छोटी, माने ये वाला एरिया होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये वाला एरिया होगा, लेकिन यहां पे आगे रुक जाएगा। और x की वैल्यू माइनस 32 से बड़ी, माने ये वाला एरिया होगा, माने इन दोनों का कॉमन शेडेड पोर्शन क्या आया, ये वाला एरिया आ गया टोटल। तो यहां अगर मैं नोटेशन फॉर्म में लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस 32 से बड़ा, माइनस 32 से 16 तक, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यहां पे ये हो जाएगा माइनस 16, सॉरी ये माइनस 16 होगा, तो यहां पे ये माइनस 16 होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। तो यहां पे भी कितना आएगा, माइनस 16 ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के x की वैल्यू माइनस 16 से बड़ी और 16 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल थी। समझ में आ गई दोस्तों। अगर ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल आपको समझ में आ गई, तो यकीन मान लीजिए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।